मुंबई का किंग कौन? विकू म्हात्रे। हजरात हजरात हजरात, पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ बाहर का आदमी समझा जाता हूँ, एन आउटसाइडर। एक ही बंदा काफ़ी है। इससे अच्छा इंट्रोडक्शन मनोज जी मैं आपके लिए दे नहीं सकती हूँ। थैंक यू। वेलकम टू दूरदर्शन स्टूडियोज़। जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे साथ हैं, हमारे दूरदर्शन स्टूडियोज़ में हैं। तो जब आप इधर आ रहे थे, ये मंडी हाउस की गलियाँ, पुरानी यादें। जी जी, बहुत सारी चीज़ें। हमेशा जब मैं दिल्ली आता हूँ और इस इलाके से गुज़रता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद आती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि ये कल की बात है। अभी मैं अपने दोस्त को जो मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं दिखा रहा था कि देखो यहाँ पे कितनी कितनी रातें मैं इस मैदान में सो जाता था, क्योंकि पैसा नहीं होता था बस में सफ़र करने का, अपने कमरे तक जाने का। तो सारी चीज़ें जो है वो याद आती हैं आपको रह रह करके। श्री राम सेंटर जी, वहाँ पे प्ले करने का, वहाँ परफॉर्मेंस देने का, आपको रविंद्र भवन, वहाँ की लाइब्रेरी, जून की गर्मी और नेटवा का जी, चित्रण, नेटवा का परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें हैं। अब वो ऐसा तो लगता है कि जैसे कि अभी कल की बात है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो एक समय अलग था, एक दौर अलग था जब रंगमंच अपने पूरे शबाब पे था। उस समय सीखने की जो प्रक्रिया थी वो एक अलग तरह की हुआ करती थी। नेटवा का जो परफॉर्मेंस आपने तब किया था वो बहुत शुरू के दिनों की बात है। आई थिंक 80s की होगी या लेट 80s में। लेट 80s में थी, शुरू हुई थी 89-90 में और फिर वो चलता रहा। जब जब हमें मौका लगता था तब तब हम उसको करते रहे। कई सारे शोज़ किए पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह। जी। तो उस रोल में भी आप इतना घुस गए, जबकि वो आपका बड़ा शुरुआती दौर था। जी। और आपने उसके लिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है या जानती हूँ, कि आपने उसके लिए डांस तक सीखा, कथक सीखा, छाऊ सीखा। जी जी। उस परफॉर्मेंस को करने के लिए, और आप इतना उस रोल में घुस गए थे कि नेटवा शायद आपका उस वक्त एक, क्या बोलूँ, जीवन का अभिप्राय टाइप बन गया था। जी जी जी, वो उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी। कथक केंद्र तो बास में ही था। जो मैं रोल कर रहा था वो एक नेटवा का किरदार था, जो कि बिहार और यूपी के, ईस्टर्न यूपी में ऐसे लोग होते थे उस समय में जो औरतों की वेशभूषा में लोगों का मनोरंजन किया करते थे, और शादियों में और मुंडन में और बच्चे के जन्म के समय उनको बुलाया जाता था। लेकिन वो होते मर्द थे, लेकिन औरतों की पोशाक में नाचते थे वो, और पूरी औरतों की उनकी अदा हुआ करती थी। तो मुझे लगा कि हर कोई ये बोलता रहा है कि यार उसके लिए किसी ख़ास नृत्य की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आपको सीखनी है तो कथक से बढ़िया कुछ नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि उससे बढ़िया अदा जो है किसी और डांस फॉर्म में है नहीं हमारे हिंदुस्तान में। तो इसलिए उस अदा के लिए मैंने सीखनी शुरू की थी। तो 18 घंटे मैं सिर्फ सीखता रहता था। 18 घंटे? हाँ, 18 घंटे। मेरी अपनी उस समय की ऊर्जा कुछ अलग ही हुआ करती थी, भगवान की देन थी। खाने वाने को लेकर के मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता था। छाऊ मैं सीख रहा था ऑलरेडी, क्योंकि छाऊ न सिर्फ नृत्य है बल्कि एक मार्शल आर्ट का फॉर्म भी है। तो वो मैं सीख रहा था, तो उससे मैं वाकिफ़ था, उसके पूरे भाव भंगिमाओं को लेकर के, उसकी मुद्रा को लेकर के, उसके आयाम को लेकर। तो ये सारी चीज़ें मेरे बड़ी काम आई नेटवा को करने में। और जो एफेमिनेट बिहेवियर और उसकी अदाओं के कारण जो है आपके हाथों की लचक, शरीर की लचक जो है थोड़ा सा एफेमिनेट करने में मुझे बहुत सहायक भी रही, जिसके कारण मैं नृत्य में इतना पारंगत हो गया था उस दौरान कि मेरा जो नाल पे जो लड़का बजाता था, सागर नाम था उसका,
वो कभी कभी ताल अलग कर देता था वो, लेकिन मेरी और उसकी तालमेल ऐसी हो गई थी कि वो ताल अलग भी करता था तो मैं उसके साथ इम्प्रोवाइज़ करता था अपने पूरे नाच को। तो वो मैं वहाँ तक पहुँच गया था अपने। तो इम्प्रोवाइजेशन को आपने अपना हिस्सा ही बना रखा शुरू से ही। मुझे लगता है कि जब आप एक कलाकार पूरे तरीके से चरित्र में होता है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं है, फिर वो पूरे तरीके से जी रहा होता है। और एक बार अगर वो घुस गया तो फिर बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाएं तो जिससे कि चित्रण जो है और परफॉर्मेंस बहुत ही जीवंत हो जाए। तो बेतिया से मुंबई तक का सफ़र वाया दिल्ली, जी, इसको आप अपनी रेजिलियंस, अपने पैशन, अपने हार्ड वर्क, अपने परसिवियरेंस से आपने डिफ़ाइन किया है। अगर आप मुड़ के देखें उस सफ़र को तो कैसे सोचते हैं एक बिहार के छोटे गांव से ये सपना लेके चलना कि मुझे मुंबई पहुंचना है, एक कलाकार बनना है। बिहार में तो आमतौर पे जैसा कि आप जानते ही हैं कि माँ बाप बोलेंगे IAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। कैसे माँ बाप जी के लोगों को मनाया होगा मेरे आपने? उस मामले में मैं बड़ा भाग्यशाली था कि मेरे पिताजी को इस बात की नहीं पड़ी थी कि आप जीवन में क्या करेंगे। मेरे पिताजी को सिर्फ एक बात की बड़ी चाह थी कि उनके 6 बच्चे सबके सब ग्रेजुएट हो जाएं। आप बड़े थे? तो मैं ग्रेजुएट हुआ, मैं रामजोस कॉलेज से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया मैंने, लेकिन साथ साथ मैं थिएटर बहुत करता रहा। तो मेरे दिमाग में था कि मैं पिताजी को निराश नहीं करूंगा कि क्योंकि इस व्यक्ति ने मुझे वो आज़ादी दी है कि मैं आगे जो भी करना है करूं। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कभी ज़िद्दी नहीं थे। वो आम बिहार के पिता की तरह से नहीं थे वो। तो उस मामले में मैं बहुत ही भाग्यशाली था। मेरी माताजी बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करती थी, तो पिता की तरफ से मुझे बहुत छूट मिली थी कि जो भी करना है वो मैं करूं, लेकिन मैं ग्रेजुएट हो जाऊं। पढ़ाई के अलावा, सब्जेक्ट के अलावा अगर कोई भी नॉवेल आप मुझे दे दें तो मैं पढ़ जाता था। रामधारी सिंह दिनकर को मैं कंठस्थ कर गया था। मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं को पढ़ता रहता था। कविता के प्रति मेरी बड़ी रुचि थी। फिर मैं सोनेट वगैरह को भी बहुत पढ़ता था, जबकि अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर थी मेरी। लेकिन अंग्रेज़ी भी सीख रहा था मैं दिल्ली में, हिंदी भी सीख रहा था, अगर अब मैं आपको सच में बोलूँ, क्योंकि बिहारी हिंदी मीडियम के तो होते हैं लेकिन उनकी हिंदी बहुत बुरी होती है, बोलचाल की भाषा जो हिंदी की। तो दिल्ली आकर के उसको सुधारा। फिर उर्दू तो बिल्कुल उसकी जानकारी बिल्कुल ना के बराबर थी, नुक्ता क्या होता है हमें पता ही नहीं था। और थिएटर का, रंगमंच का और अभिनय का, किसी भी कला का भाषा से बहुत लेना देना हमेशा से रहा है। बिल्कुल। ये मुझे बात पता चली जब मैं दिल्ली आया तब, तो उस पर बहुत काम किया और आज भी करता रहता हूँ मैं। और उस मामले में बहुत ही प्यूरिस्ट रहा हूँ मैं कि अगर भाषा जो भी बोलो आप अच्छी बोलो। अगर भोजपुरी आप बोलते हैं तो अच्छी बोलिए, हिंदी बोलते हैं तो आप अच्छी बोलिए, अंग्रेज़ी आप अगर बोलते हैं तो अच्छी बोलने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। इसलिए मेरे ज़बान से मेरे अपने परफॉर्मेंस के लिए कभी भी मैं इतना ज़्यादा बड़ा क्रिटिक हूँ अपनी सब चीज़ों को लेकर के, मैं जल्दी अच्छा नहीं कह पाता, क्योंकि मेरी लगातार खोज श्रेष्ठ की है। लेकिन अवार्ड्स तो आपको मिलते रहे, वो भगवान की दया है, और आपको सर्टिफाई करते रहे। नहीं, भगवान की दया है। लेकिन अभी भी अपने जितने भी पुरस्कार जिन परफॉर्मेंसेस के लिए मिले हैं उन सारे परफॉर्मेंसेस में मुझे कुछ एक खामी तो हमेशा लगती है। तो सत्य की खोज और उच्चतम दर्जे की खोज तो है वो हमेशा जारी रहती है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, मेरा व्यक्तित्व ऐसा है। अगर मैं पढ़ाता हूँ किसी जगह पे जा कर के, अभिनय पढ़ाने जाता हूँ या मैं रंगमंच पढ़ाने जाता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन मैं उतना ही सख्त अपने साथ हूँ। तो मुझे आता भी नहीं है कि किसी और तरीके से कैसे पढ़ाया जाए जहाँ से उनका भला हो सके। तो आपके शुरुआती दौर में, वो मैं 80s और अर्ली 90s की बात कर रही हूँ, आप दूरदर्शन से भी जुड़े, स्वाभिमान सीरियल किया जी, छोटा रोल था जी, पर लोगों ने उसको नोटिस किया, काफ़ी नोटिस किया था। फिर शेखर कपूर जी जी, बैंडिट क्वीन में, फिर राम गोपाल वर्मा जी जी, जी। सत्या में। देखिए, इन सब काम में ना बहुत अंतराल रहा है। मेरे जीवन काल का एक ये सुखद पहलू भी है और एक दुखद पहलू भी है, लेकिन लोगों की नज़र में मैं बीच बीच में आता रहा, क्योंकि मैं जिस तरह का काम करना चाहता था इंडस्ट्री के पास वो काम था नहीं।
और मेरे जैसे कलाकार के लिए उस समय में जैसा मैं दिखता हूँ और जिस तरह का अभिनय मैं करता रहा कि ना ये विलन है ना ये हीरो है, तो ये है क्या? क्या है? हाँ, तो मैं ये मनोज बाजपेयी हैं। अब वो तो बहुत सालों बाद लोगों को पता चला, लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, यात्रा बड़ी लंबी रही है, बड़ी बड़ी कठोर भी रही है। और कठोर जब मैं देखता हूँ तब लगती है, लेकिन उस समय में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई कठोर ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि एक जुनून के हद तक अभिनय को लेकर के उतना सिर्फ उत्साह था, पागलपन था मेरे अंदर में, और अभी भी है। लेकिन कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि चीज़ें आसान होती गई, धीरे धीरे नए नए डायरेक्टर्स आते गए, नए नए राइटर्स आते गए। वहाँ पर मेरे सरीखे कलाकार की ज़रूरत ज़्यादा होने लगी। जब उन लोगों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे मेरे पास काम भी बढ़े। और आज के समय में मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आज भी काम कर रहा हूँ, जब OTT ने पूरे तरीके से ज़ोर शोर से अपनी एंट्री मारी है। तो आप फैमिली मैन की तरह छाए हुए जी, फैमिली मैन ने फिर एक नई उछाल दी, और फैमिली मैन के कारण जो है बहुत सारे और भी चीज़ें OTT पे होने लगी। और पिछले साल ही अगर आप देखिए तो मेरी 3 फिल्में हैं, और तीनों आज के तारीख में क्लासिक मानी जाती हैं, चाहे वो सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, या फिर गुलमोहर जिसको इस साल नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, या फिर जोरम। वो सिर्फ पिछले साल की बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मुमकिन इसलिए हो पा रही है क्योंकि न सिर्फ नए तरीके के डायरेक्टर आए हैं जो अपने तरीके का काम करना चाहते हैं और अपने तरीके के कलाकारों के साथ काम करना चाहते हैं, बल्कि OTT ने बहुत ज़ोर शोर से एक नया कंपटीशन खड़ा किया है बाकी माध्यम के लिए। मनोज जी, सत्या के बाद वो भीखू महात्रे का जो कैरेक्टर था, आपको एक सक्सेस की एक नई ऊंचाई पे ले गया। जी, इतना सक्सेस आपने उस वक्त देखा, पीपल लव दैट कैरेक्टर। जी। उसके बाद इतने दिनों तक कुछ नहीं हुआ। जी, क्या लगता है आपको उस वक्त इंडस्ट्री आपके लिए रेडी नहीं थी? देखिए, मैंने लगातार 3 से 4 काम दिए थे उस समय, और वो मुमकिन हुआ था सिर्फ राम गोपाल वर्मा के कारण, क्योंकि उनका विश्वास मेरे अंदर में कुछ अजीब सा था, और इसलिए भी क्योंकि वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर थे। जी। उन्होंने पूरी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री की रूपरेखा बदल दी थी अपने फिल्मों के ज़रिए, चाहे वो सत्या हो, चाहे वो शूल हो, चाहे वो कौन हो, चाहे रोड हो। लगातार मैंने फिल्में दी थी इस फिल्म इंडस्ट्री को। हमारी इंडस्ट्री बड़ी बॉक्स ऑफिस ओरिएंटेड रही थी और बहुत ज़्यादा कमर्शियल, इतने गाने होने चाहिए और एक ख़ास तरीके की ही कहानी, ख़ास तरीके का हीरो और ख़ास तरीके की हीरोइन और विलन उसमें। तो मुझे वो उस तरह की कहानियों का हिस्सा बनने से बड़ा परहेज़ रहा। सत्या, शूल, कौन, इन सब के बाद इतना नाम कमाने के बाद भी मैं किराए पे रहता था, और मेरे पास में नाम बहुत बड़ा हो चुका था, और मेरा जो वॉलेट का साइज़ था वो छोटा ही रहा हमेशा से। वो मेरे सेक्रेटरी को शर्म आती थी कि मैं ऑटो में चलता हूँ, तो उसने बड़े जुगाड़ उगाड़ करके इधर उधर से मुझे मेरी एक नई गाड़ी दिलवाई उसने, कि कम से कम डायरेक्टर्स वगैरह के साथ में जब मीटिंग हो वहाँ पे अच्छे से जाए, जो कि मुझे लगा कि पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। मैं ऐसा व्यक्ति रहा हूँ और मैं आज तक भी वैसा हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप को किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से जोड़ के नहीं देखा है। मेरे लिए काम सर्वोपरि है। अब मैं इस तरह का टेढ़ा ही पैदा हुआ और इतने कमर्शियल युग में मैं इस तरह का व्यवहार करता हूँ। तो आपने राम गोपाल जी के बारे में बात किया या शेखर कपूर जी के बारे में, तो आज उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये लोग क्रांतिकारी लोग हैं। इन लोगों ने वो फिल्में और उन लोगों के साथ वो फिल्में बनाई जिस दौर में कोई और फिल्म मेकर उन कलाकार को कभी नहीं छूता, उन कहानियों को कभी नहीं बनाता। तो ये लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, और इन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बदला है। बिल्कुल। और सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं, मेरे जैसे कलाकारों का भला भी किया और अपने फिल्मों में लिया, तो इसलिए भी मैं बहुत इनका सम्मान करता हूँ। मनोज जी, जब आपको इतना सक्सेस मिला, आप हीरो बन गए, आप स्टार बन गए, आपने बड़ी अच्छी अच्छी हीरोइनों के साथ भी काम किया, कमर्शियल फिल्म्स की, लीग से हट के भी फिल्म की। उसके बाद जब आप अपने गांव जाते थे तो कैसा लोगों
का क्या व्यवहार रहता था, या कैसे लोग आपको उस गांव में किस नज़र से देखते थे? देखिए, चाहे क्योंकि वो उस समय हो, चाहे अभी जब मैं जाता हूँ, साल में एक बार जाता हूँ, मेरे गांव के लोग मुझे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मेरी तरफ स्टार की तरह से नहीं देखते, वो मेरी तरफ इस नज़र से देखते हैं कि उनके गांव का एक लड़का, उसने उनको उम्मीद दी, उनके बच्चों को उम्मीद दी, वो उस तरह से देखते हैं। तो इसलिए वो रिश्ता ही बिल्कुल अलग तरीके का है। और आपने वो रिश्ता निभाया। हमेशा प्लेन घर का आदमी। तो मैं आप उनके घर का आदमी हूँ। रिश्तों को निभाने में विश्वास रखते हैं? बहुत ज़्यादा। चाहे मैं वो बिहारी दोस्त हो। आदमी हूँ। बिहार के लोग रिश्ते निभाते हैं, वो उनके संस्कार में होता है। वो चाहे जितनी भी एक दूसरे से खटपट हो जाए, लेकिन फिर भी छठ के समय उनके यहाँ ठेकुआ खाने जाएंगे ही बिल्कुल। जाएंगे। और या फिर दिवाली में उनके घर पे जो है जाके फुलझड़ी जलाएंगे और उनके बच्चों को 100 रुपया दे के आएंगे। तो ये एक संस्कार है, उससे मैं कभी जुदा नहीं हो पाया और उस मिट्टी से मैं कभी अलग नहीं हो पाया। मैं बहुत ही प्राउड बिहारी हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी भी भोजपुरी भाषी से ज़्यादा अच्छी भोजपुरी बोलता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं उस जगह से हमेशा प्रेम रहा, उस भाषा से प्रेम रहा, उसकी संस्कृति से प्रेम रहा मुझे। तो जब आप अपने गांव में जाते थे तो जाहिर है वहाँ पे जब पले बड़े हैं तो दोस्त यार भी होंगे, घंटों बातें भी होती होगी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम तो लोग मतलब माँ की चाय। दीदी की वो एक समय था जब माँ जिंदा थी, तब तक तो ये सब था। अब उस घर में अब जाने का जो है कारण ख़त्म हो चुका है क्योंकि माँ बाप चले गए। लेकिन उस जगह पे जा कर के ही बैठ करके अपने माता पिता को और अपने बचपन को याद करना जो है वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अपने चचेरे भाई बहनों से मिलना, अपने भतीजे भतीजियों से मिलना, अपने पुराने जो लोग हैं उनसे मिलना, चाय की दुकान पे खड़े होकर चाय पीना। मंडी हाउस की चाय पिलाऊं? मंडी हाउस की पिलाइए अगर है तो यहाँ पे। बिल्कुल भाई, चाय तो देखो कोई लेके आओ। हाँ। भाई मंडी हाउस की चाय अगर ना पिए तो जी, मंडी जी। हाउस की यादें भी अधूरी रह जाएंगी। जी जी। तो ये भाई बहनों से रिश्ता, चचेरे भाई बहनों से, भतीजों से, जी, जी। ये चलता रहा हमेशा आज तक है और वो कभी ख़त्म भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता हूँ क्योंकि मेरी अपनी व्यस्तताएं हैं और एक दूरी भी है क्योंकि मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, बाकी कोई भी मुंबई शहर में रहता नहीं है। और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है बाकी लोगों से और मेरे उस जीवन की अपने डिमांड्स हैं, उसके अपने कायदे हैं, कानून हैं, उसका समय है। हाथ में बहुत सारी अंगूठियां पहन रखी हैं। जी, मैं ज्योतिष में बहुत यकीन रखता हूँ बचपन से। जी। और वो हमेशा से अब देखिए ये क्लोजअप काट रहे हैं। तो ये मेरा ज्योतिष में मेरा विश्वास और पढ़ता भी हूँ मैं ज्योतिष बहुत ज़्यादा। ज्योतिष और कुछ करे ना करे, एक चीज़ आपको बताता है कि कभी भी ये घमंड नहीं आना चाहिए कि सब कुछ आपके कारण हो रहा है। कहीं ना कहीं नियति है जो आपको उस तरफ लेके जा रही है। इस नियति को आपने अपने कर्म में ढाल लिया। जी, मैं सिर्फ जी रहा हूँ जो मुझे प्रभु ने दिया है, जो मुझे भगवान ने दिया है, मैं बस सिर्फ उसको जी रहा हूँ। बाकी मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मैं ना मुझे गाड़ी का शौक़ है, ना मुझे घड़ी का शौक़ है, ना मुझे जूते का शौक़ है, ना मुझे 5 स्टार का शौक़ है। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम का जो जुनून है, काम अच्छा करूं और परिवार के साथ समय गुजार सकूं अच्छा सा और उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊं। और अंत समय में अध्यात्म जो है मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा पक्ष है, जिसकी तरफ मैं बढ़ चुका हूं। तो उसके अलावा मेरा शौक़ है जो जिसको कहते हैं भौतिक सुख की ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। तो आपके कोई गुरु भी हैं, आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं या गीता का सार लेके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारे गुरु तो बहुत बाद में मिले मुझे, लेकिन बाकी बचपन से तो हमेशा से अध्यात्म की खोज रही है। वो एक ऐसी खोज थी जो मुझे, वो मेरे 9 साल की उम्र तक से ही मुझे मेरे अंदर में रहा है। गुरु हमारे मिले 5-6 साल पहले। आपने थिएटर की बात की, जो दूरदर्शन से बहुत से ऐसे लोगों का वास्ता रहा और जब कभी वो स्टूडियोज़ में आते हैं वो आपकी बात ज़रूर करते हैं। उनमें से एक क्लिप आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। जी। श्रावणी, कैन यू जस्ट क्यू इट प्लीज़? मनोज वाजपेयी इतने पारंगत हैं अपनी विधा में कि वो जो काम कर लेते हैं आपको लगता है कि उनके अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। मनोज ने एक ऐसे कैरेक्टर का पार्ट निभाया
कि जो बिहार में नटुआ नाच होता है, उसके लिए तकरीबन 3 महीने तक मनोज ने नृत्य की प्रैक्टिस की, अलग अलग डांस फॉर्म सीखे, छाव सीखा कि वो अपने आप को चेंज कर दिया उसने, बोल चाल, मतलब वो 24 घंटे उस कैरेक्टर के अंदर था। और क्या होता है कि जब एक कलाकार इस तरह से अपने काम में शिद्दत दिखाता है, उसके लिए आप उसके अंदर वो तड़प होती है, उसका कुछ उसके जो सौरमंडल होता है ना, बाकी लोग होते हैं जो थोड़ा गंभीरता से नहीं भी ले रहे होते हैं, वो भी थोड़ा गंभीर होते हैं। बहुत ही क्लोज फ्रेंड, अभी तक हम लोग बहुत काफ़ी क्लोज हैं। जैसा मैंने कहा, मुंबई शहर में एक दूसरे से मिलना ज़्यादा नहीं हो पाता, सब अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन अभी भी गजराज और मैं और हम दोनों का परिवार काफ़ी जुड़ा हुआ है। गजराज एक खतरनाक एक्टर है और ये थिएटर में भी उसी तौर पे जाना जाता था कि गजराज किसी समय कुछ भी कर देता था और अगले एक्टर को समझ नहीं आता था कि उससे डील कैसे करें। आपने तो श्याम बेनेगल के साथ भी काम किया। जी, जुबेदा। जी जी, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। जी जी, थैंक यू। एंड योर कैरेक्टर आई स्टिल रिमेंबर। जी, इतने बड़े लोगों के साथ काम किया, जैसे श्याम बेनेगल, ही हैज़ आइज फॉर डिटेल, इस उम्र में भी, तो उस वक्त तो नहीं, डिटेलिंग को लेकर के श्याम बाबू का कोई सानी नहीं। आज तक मुझे कोई ऐसा आदमी या डायरेक्टर नहीं मिला जो उतने अंदर तक चीज़ों के बारे में जाता, और जो भी सब्जेक्ट करते रहे और उसके बारे में उनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पेकेबल रिसर्च हुआ करती थी। उस सेट पे आप किसी भी टेबल के डिज़ाइन को लेके बात कीजिए तो उसका इतिहास बता देंगे कि भाई ये डिज़ाइन कब आया हमारे हिंदुस्तान में और कहाँ से और किस देश से आया। इतने ये जो आपके जो टाइल्स आप देखेंगे इधर उधर, वो देख के बताते थे कि किस साल में और किस समय ये कहाँ से, किस देश से ये डिज़ाइन टाइल्स का आना शुरू हुआ। और ट्रू इंटेलेक्चुअल जिनको मैं हमेशा मानता रहा हूँ, जिस चीज़ का भी आपके पास में आंसर नहीं है, आप श्याम बेनेगल को नंबर लगाइए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्या बात इतने है। जानकार आदमी। तो मनोज जी, आप रियल लाइफ में तो फैमिली मैन हैं और रियल लाइफ में भी फैमिली मैन हैं, ऐसा मैंने सुना है जी। अब आप बता सकते हैं। आपकी बिटिया है, आपकी वाइफ हैं शबाना जी, तो क्या आप उनके साथ साथ मिल करके उनके घर में के कामों में भी हाथ बटाते हैं? जी, जब मैं होता हूँ वहाँ पे जी, तब ज़रूर, क्योंकि और अब तो वो काफ़ी ज़िद्दी हो गई इस बात को लेकर कि मैं पूरे तरीके से उसमें बराबर का सहयोग दूँ, क्योंकि उनका मानना बिल्कुल सही है कि ये सब काम करते हुए हम ज़्यादा एक दूसरे के साथ में टाइम बिता पाते हैं और एक परिवार का एहसास भी होता है और हम लोगों को मज़ा भी आता है। अगर वो मान लीजिए कि कुछ एक काम कर रही हैं और कह देती हैं कि भाई तुम आलू छीलो, तो मैं आलू छीलता हूँ और वो कहती हैं कि भाई तुम आज जो है परवल है तो परवल की भुजिया बिहार में ज़्यादा अच्छी बनती है, तुम परवल की भुजिया बनाओ, मैं ये बना लूँगी। तो इस तरह से काम को बांटते रहते हैं हम लोग। उनका अपना जो सैक्रिफाइस है वो बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरी बच्ची को पाला और बड़ा किया और अब तो बच्ची मेरी हॉस्टल में रहती है। लेकिन जब मैं काम कर रहा था बाहर जा कर के, तब वो सब कुछ छोड़ के उन्होंने जो है अपना पूरा समय उस बच्ची को दिया और अकेले उस बच्ची को पाला, बिना उनके या मेरे परिवार के हेल्प के। तो मैं उस मामले में नतमस्तक हूँ उनके सामने और हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ। तो सुना है आपकी बिटिया भी फिल्मों में जाना चाहती है? पता नहीं, उसका नहीं पता। वो हाँ नाटक करती है अपने स्कूल में, उसको नाटकों का बड़ा शौक है, अभिनय का शौक है। लेकिन बच्चे हैं, 13 साल की है, बच्चों को से अपेक्षाएं हम नहीं रखते और बच्चे जो करना चाहे, आज वो नाटक कर रही है, आज उसकी इच्छा है अभिनय करने की, कल हो सकता है कि कुछ और करने की इच्छा हो, क्योंकि बच्चों की इच्छाएं बदलती रहती हैं हर साल, तो कौन जानता है। लेकिन हमारी तरफ से पूरी छूट है कि जो भी वो करना चाहेगी हम उसमें उसकी पूरी मदद करेंगे। तो आपने कहा आपको खाना बनाने का शौक है, तो क्या हम एक शो शुरू कर सकते हैं क्या, रेसिपी विद मनोज, बिहारी रेसिपीज? आप परवल का भुंजिया आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि अब मैं आलू का चोखा, जी आलू का चोखा, भंटा का चोखा, को वेजिटेरियन बनवाना है, वेजिटेरियन बनाए। पता नहीं दूरदर्शन पे नॉन वेज दिखाना अलाउड होगा कि नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल अलाउड है, सब अलाउड है, जो आपको आता है हम वो दिखाएंगे। आप बताइए तो हम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और आपकी खास रेसिपीज? देखिए क्या है कि अब मैं अपने करियर के और जीवन के उस मुकाम पे हूँ जहाँ पे मुझे अब मैं बहुत इंजॉय करता हूँ हर चीज़ को।
तो आपके खाना बनाने का जो शो होगा उसको मैं पूरे शिद्दत के साथ करूँगा। हो सकता है कुछ नई नई रेसिपी सीख के आऊँ, क्या बात और अलग अलग, कभी मिथिला चला जाऊँ, मिथिला के किसी घर से नई चीज़ लेकर के आऊँ। पीठा वाला दाल जो है, हाँ बिल्कुल, मुझे इतना पसंद है। मुझे तो मीठा वाला पीठा भी बहुत पसंद है। तो पीठा दाल जो है मेरे ख्याल से बाकी हिंदुस्तान के लोगों को नहीं ये नसीब होगा, लेकिन आटे का पीठा बना करके उसको दाल में डालिए, और तो मतलब उसके जैसा तो मतलब स्वादिष्ट व्यंजन मुझे कुछ और, कोहड़ा का सब्जी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से ज़्यादा अच्छा जो है कोई और बना ही नहीं सकता है ना। काले सरसों और हींग के साथ में बनाइए उसको, कितना बढ़िया लगता है वो। तो आपने घर के याद तो ये रेसिपी की बात तो तय रही जी। और दूरदर्शन की कुछ यादें मनोज जी? नहीं, दूरदर्शन की यादें तो बहुत सारी हैं। जब मैं थिएटर करता था तो एक सुनामी सा आया हुआ था, हम लोग जी हर कोई जो है अपने घर भागता था अपने काम से कि हम लोग देख पाए। हर कोई बुनियाद देखने भागता था। और मुझे लगता है कि उस समय क्रिकेट के समय में कोई मैच चलता था इंडिया का, तो सब लोग अपने अपने घरों की तरफ भागते थे कि जा कर के जल्दी से टीवी के सामने बैठें और देखें। और वैसा ही कुछ माहौल हुआ करता था जब महाभारत का कोई एपिसोड आने वाला होता था। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने जब ब्लैक एंड वाइट टीवी गांव में ख़रीदी थी, तो मेरे पिताजी के लिए ज़िम्मेदारी हो गई थी कि वो जो है अपने घर से निकाल के टीवी वो बाहर रखी जाती थी ताकि गांव के लोग आके देख पाएँ। तो जब वो एपिसोड रामायण का या महाभारत का आता था तो गांव के कम से कम नहीं भी तो 200 लोग वहाँ बैठ करके देखते थे बाहर में जी। तो दूरदर्शन ने एक अलग तरीके का कल्चर शुरू किया था। और देख भाई देख हो, चाहे करमचंद हो या मालगुडी डेज़, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वो क्राउन है मालगुडी डेज़ दूरदर्शन के सर पे। और कितनी कहानियाँ दूरदर्शन ने की, कितने सीरियल्स किए, ऐसे ऐसे कलाकार दिए उन्होंने। कुछ माहौली कला का जो पूरा माहौल था सिनेमा टीवी का, और इतने कलाकार दिए जिन कलाकारों को फिल्मों में काम नहीं मिलता था, ऐसे कलाकारों को काम दिया, ऐसे जीनियस एक्टर्स दिए, डायरेक्टर्स दिए, एडिटर्स दिए। मेरी जान तू है तो है जिंदगी, मर जाऊंगा मैं यहीं पर जो तू ना मिली। आंखों में तेरी समंदर सा है, बाहों में तेरी बवंडर सा है, होठ तेरे विस्की के प्याले से हैं, गाल तेरे कितने देखे भाले से हैं, नाक तेरी है आशा पारे सरी की, मुस्कान तू मधुबाला से है सीखी, चाल में तेरी है सायरा बानो और रेखा की मस्ती। बात है ये उस रंगीली दुनिया की जब मैं 17 बरस की थी, जो तू थी 17 बरस की, फिर तेरा इश्क हुआ था, तू हमको ये तो बता जा, आगे फिर किया था क्या 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 क्या। और मैं चाहता हूँ कि दूरदर्शन वापस से अपने बड़े स्वरूप में आकर के कुछ इस तरह की भूमिका अदा करे। बिल्कुल, विथ योर गुड विशेस ज़रूर करेगा जी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। मांगेगी जो रण चढ़ी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो हवा देश की आज जरा चलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखो कैसा प्रलय चंड होता है, अश्विंत धिंद का कितना प्रचंड होता है। बाहों से हम अबूंधी अगाध ठाहेंगे, धस जाएगी ये धरा अगर चाहेंगे। तूफान अगर इंगित पर ठहरेंगे, हम जहां कहेंगे मेघ वहीं गहरेंगे। गरजो अंबर की भरो रण चारों से, कुढ़ांध रोर हाकों से हंकारों से। ये आग मात्र सीमा की नहीं लपट है, मुड़ो स्वतंत्रता पर यही संकट है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे।
अरि का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे।